Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis of the Hindu of 20 August 2020. Let's start the session. Our first news is regarding अभी कल गवर्नमेंट ने सेटअप कर दी नई रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हम एज स्टूडेंट हैं तो हम पता कर लेते हैं क्या चीज़ है। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक कॉमन एग्जाम कराएगी सारे का। अभी इन्होंने केवल तीन ही चीज़ इसमें इंक्लूड करी है। किस किस का एग्जाम कराएगी? एक तो रेलवे का, एक एसएससी के जो एग्जाम होते हैं वो, और बैंकिंग का। इन तीनों का मिला के कॉमन प्रीलिमिनरी एग्जाम कराएगी। मतलब पहला एग्जाम जो प्रीलिमिनरी स्टेज का होता है वो इन तीनों का कॉमन होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। और जो फिर इनका मेंस एग्जाम होगा वो यही ऑर्गेनाइजेशन लेती रहेंगी, उनके लिए कॉमन एग्जाम नहीं है। लेकिन प्रीलिमिनरी स्टेज पे हमारा इन तीन, ये जो तीन है अभी, इन तीन के लिए आगे आगे और सारी जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है उन सबका एग्जाम ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से होगा। ये इसमें अलग अलग एग्जाम होंगे, 12th पास के लिए अलग, 10th क्लास के लिए अलग, नॉन टेक्निकल के लिए अलग। फिर ये 12 लैंग्वेजेस में होगा। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, 12 लैंग्वेजेस में होगा। इसका जो भी आप स्कोर लेके आएंगे वो कम से कम 3 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। मतलब एक बार अगर आपने एग्जाम निकाल लिया तो इसको स्कोर जो है 3 साल के लिए वैलिड होगा, और इस साल में 2 बार होगा। और कम से कम 1.5 लाख वैकेंसी निकलती है हर साल ग्रुप बी में, जिसमें 2.5 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो अच्छी बात है। अब आपको फ़ायदा है वैसे तो, क्योंकि एक बार आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो प्रीलिमिनरी अब आपको बार बार देना नहीं पड़ेगा। एक बार आप अच्छे नंबर ले आइए कट ऑफ से ज़्यादा, तो अब वही स्कोर आपका 3 साल चलेगा। फिर बस आपको मेंस निकालना पड़ेगा किसी भी चीज़ का। तो अच्छी चीज़ है वैसे भी है। और वैसे भी हमें 10 जगह फॉर्म भरना पड़ता था, तो अब क्या होगा, अब एक ही जगह फॉर्म। एक तो पैसे भी बच गए, रिसोर्स भी बच गया हमारा। फिर 10 जगह अगर फॉर्म भरेंगे तो 10 जगह वहाँ जाओ देने, कोई दूसरी सिटी में जा रहा है, कोई दूसरी सिटी में जा रहा है, अब सबसे बच जाएंगे। तो ये लागू हो जाएगा शायद अगले साल से। बस इतना इसमें जानना है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया लीजिंग ऑफ 3 एयरपोर्ट। अब कैबिनेट ने 3 एयरपोर्ट और दे दिए हैं अंडर पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट मतलब इसमें सरकारी आदमी भी काम करेंगे, प्राइवेट आदमी भी काम करेंगे, इन दोनों की पार्टनरशिप पे चलेगा। तो कौन से एयरपोर्ट है? एक तो जयपुर का, एक गुवाहाटी का, तिरुवनंतपुरम का। इनको पीपीपी के लिए दिया गया कितने साल के लिए? 50 ईयर्स के लिए। अब पीपी का मतलब क्या है? जैसे एयरपोर्ट को दिया गया तो एयरपोर्ट का जो मालिक का ना हक रहेगा, हु इज द ओनर ऑफ द एयरपोर्ट, तो गवर्नमेंट ही रहेगी। लेकिन उसने लीज पे, जैसे हम घर लीज पे भाड़े पे नहीं दे देते, वैसे ही भाड़ा समझ लीजिए कि उन्होंने भाड़े पे दे दिया है। प्राइवेट को तो दिया, अदानी वालों को 3 साल के लिए दे दिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दिया है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को इतने 1000 करोड़ भी मिल गया है इसीलिए, क्योंकि उन्होंने लीज पे दे दिया। और हमें ये जानना नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, हमें जानना पीपीपी के फायदे क्या हैं। आपके जो एसए वाले में कभी कभी उसमें पूछ लेते हैं कि अगर कोई एसए में ज़रूरत पड़ रही है पीपीपी के फायदे की, तो वहाँ आप ये सब चीज़ पॉइंट लिख सकते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाएगा। जैसे आपको पता है प्राइवेट अगर कोई भी चीज़ चलती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना अच्छा होता है। जैसे आपको पता होगा दिल्ली मेट्रो भी पीपीपी में चलती है, तो दिल्ली मेट्रो का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, कहीं दिल्ली में मेट्रो पे कहीं आपको एक डस्टबिन नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी बताइए इतने साफ रहता है उसका प्रेमिसेस। क्यों? क्योंकि उसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है। एक तो बात ये। फिर रिस्क शेयर हो जाएगा, मतलब इसमें रिस्क अब गवर्नमेंट का भी हो गया और प्राइवेट का भी हो गया। फिर ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तो हो ही रहा है, क्योंकि अगर पीपीपी में सरकार ने दे दिया तो सरकार जो खर्चा इन चीज़ पर करती, जो एयरपोर्ट पर करती है, अब वो पैसे का खर्च सरकार कहीं और कर सकती है। और यहाँ से भी अब प्राइवेट से भी पैसा आएगा, तो अब सरकार के पास ज़्यादा पैसा आएगा, तो उस पैसे का यूज़ वो कहीं और चीज़ के लिए भी कर सकती है। तो अच्छा रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होगा। वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि सरकार को पैसा मिल रहा है। इनोवेशंस होंगे, प्राइवेट सेक्टर है तो वो इनोवेशंस करेगा ताकि रिड्यूस कर सके, कोई भी कट कर सके जहाँ पे भी लॉस हो रहा है उसका, तो इनोवेशंस करेंगे ही करेंगे। ग्रोथ होगी, अदर सेक्टर को फायदा मिलेगा। जैसे मैंने ऊपर बताया कि सरकार के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो सरकार दूसरे सेक्टरों में वो पैसा लगाएगी। फिर इकोनॉमी के लिए फ़ायदा है। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, प्राइवेट लोग आएंगे तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करने के चांसेस है। गवर्नमेंट में तो फिक्स ही सीट रहती है कि इतनी भर्ती लेनी है। प्राइवेट लोग क्या करते हैं, ज़्यादा लोग लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें। फिर इम्प्रूव इमेज कंट्री की अच्छी हो जाएगी, जीडीपी में इजाफा होगा ही प्राइवेट कंपनी अगर कुछ अच्छा करेगी तो। एफडीआई, अब जैसे प्राइवेट कंपनी रन कर रही हैं तो अब एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से भी तो पैसा आ सकता है जो इनको रन करने के लिए मदद करें इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, तो एफडीआई को भी बहुत फायदा होता है। तो आप इसमें से 3-4 पॉइंट जो आपको अच्छे लगे वो दिमाग में रखिएगा। पीपीपी के फायदे क्या होते हैं। इसमें पीपी के बहुत सारे मॉडल्स भी होते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल और ऑपरेट मॉडल, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको पढ़ना होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बता दूंगा। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज टोरेंशियल रेन्स बेटर्स कैपिटल मोड शवर। कल बहुत बारिश हुई है दिल्ली में, तो अभी और अनुमान लगाया जा रहा है कि और बारिश होगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ये है टोरेंशियल रेन्स। ये क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एज अ ज्योग्राफी के लिए, तो मैंने सोचा आज आपको ये टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन ही बता दिया जाऊँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो टोरेंशियल रेन को हम बोलते हैं कभी कभी
कन्वेक्शनल रेनफॉल, टोरेंशियल और कन्वेक्शनल सेम है। ये कहाँ पर होती है टोरेंशियल कन्वेक्शन? देखिए इन तीन डायग्राम से तीन ही प्रेसिपिटेशन मेनली होती है। जो ये वाली जो दिल्ली में हो रही है ये कन्वेक्टिव टाइप हो रही है, ये ऐसे बोलते हैं हम टोरेंशियल। इसमें क्या होती है, इक्वेटर के पास होती है। इक्वेटर के पास आपको होता है सन की डायरेक्ट रेज आती हैं, तो सन की डायरेक्ट रेज से लैंड जो देखिए गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो एयर है वो हमारी राइज करने लगती है। लैंड गर्म हुई, यहाँ लो प्रेशर जनरेट हो गया। आपको पता है जहाँ ज़्यादा ज़मीन गर्म होती है वहाँ लो प्रेशर होता है, तो इक्वेटर पे हमारा लो प्रेशर होता है। तो जैसी गर्मी हुई तो ऊपर हवा उठ गई, ऊपर हवा उठी तो यहाँ पे जाके वो एडियाबैटिक कूल हो जाती है। मतलब जैसी हवा ऊपर जाएगी तो उसका एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है, तो वो कूल हो जाती है, फिर वो बारिश करेगी। तो यहाँ बारिश करेगी वो, इसका जो आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि बारिश जो होगी वो हैवी रेनफॉल होती है। हैवी रेनफॉल होती है लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। बस एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ऑरोग्राफी में कैसी रेनफॉल होती है, तो हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए होती है ये। और ये मेनली इक्वेटर पे ही होता है। जो कन्वेक्टिव टाइप होता है इक्वेटर के आसपास के जो कंट्रीज हैं उनमें ज्यादा होता है। ये मिड लैटिट्यूड या पोलर रीजन में कन्वेक्शनल रेनफॉल नहीं होता है। एक चीज बस ये ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। फिर दूसरे ये इसमें तो यही बात हुई है, दिल्ली में हमारी यही वाली बारिश होती है। पूरे इंडिया में ही लगभग आप मान के चलिए यही बारिश होती है। लेकिन विंटर सीजन में दूसरी, वो इतना डिटेल में नहीं जा रहे, बस आप यही सॉरी रफ यही ध्यान रखिए। दूसरी होती है ऑरोग्राफिक रेनफॉल। ऑरोग्राफिक रेनफॉल तो कहीं पे भी हो सकती है, किसी भी लैटिट्यूड्स में हो सकती है। ये होती है जहाँ पे भी हमारा पहाड़ होता है सॉरी, जहाँ पे भी हमारा पहाड़ होता है तो क्या होता है, जैसे हमारी विंड पहाड़ के विंडवर्ड साइड, जो ये वाला साइड जो होता है विंडवर्ड साइड होता है, ये वाला साइड जो होता है लीवर्ड साइड होता है। तो जैसी विंडवर्ड साइड से हमारी सॉरी यार गला बैठ गया। जैसी विंडवर्ड साइड से हमारी हवा ऊपर अटती है, ऊपर जाती है, तो वो एडियाबैटिक कूल होता है। जैसे आपको पता है कि ऊपर अगर जितने जाते जाएंगे एल्टीट्यूड पे तो हमारा टेम्परेचर जो कम होता जाएगा। तो जैसी हमारी हवा ऊपर जाती जाती है तो टेम्परेचर उसका रिड्यूस होता रहता है। तो इस साइड बहुत ज़्यादा बारिश कर देती है। जैसे वो यहाँ जाएगी, यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन होगा, इस साइड बहुत बारिश हो गई। फिर जब विंड लीवर्ड साइड जाती है तो जैसी विंड जो है लीवर्ड साइड जाएगी तो उसका फ्रिक्शन होगा, इसकी किसके साथ फ्रिक्शन होगा, जो बाउंड्री है माउंटेन की बाउंड्री के साथ। तो फ्रिक्शन होने की वजह से जो हवा है वो भारी हो जाएगी और वो नीचे आ जाएगी। तो नीचे आने की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाता, इसलिए लीवर्ड साइड में कोई बारिश नहीं होती, विंडवर्ड साइड में बहुत बारिश होती है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वेस्टर्न घाट्स में या महाराष्ट्र वाले रीजन में। सबसे बेस्ट है महाराष्ट्र वाले रीजन में। मुंबई में आपको पता है इतनी बारिश होती है क्योंकि वो विंडवर्ड साइड है। फिर बीच में वेस्टर्न घाट आ जाते हैं। वेस्टर्न घाट के इधर क्या है, विदर्भा रीजन है। विदर्भा रीजन है महाराष्ट्र का। तो विदर्भा रीजन आपको पता है बहुत ज्यादा ड्रॉट होता है विदर्भा रीजन में। यही रीजन है क्योंकि वो ऑरोग्राफिक माउंटेन है। जो हमारी वेस्टर्न घाट है वो माउंटेन की फॉर्म में बीच में आ जाती है। तो मुंबई में बहुत बारिश होती है, लेकिन विदर्भा भी महाराष्ट्र में वहां बारिश होती नहीं है। तो उसका रीजन यही है कि ऑरोग्राफिक रेनफॉल, बीच में माउंटेन आ रहा है। तीसरी होती है फ्रंटल। फ्रंटल ये जो पाई जाती है, बस आप ये ध्यान रखिएगा, ट्रॉपिक्स पे फ्रंटल रेनफॉल नहीं होती है, मिड लैटिट्यूड्स पे होती है। मिड लैटिट्यूड्स, एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट यही ध्यान रखनी है, मिड लैटिट्यूड्स पे होती है। इसमें दो तरीके के फॉर्म होते हैं, एक तो होता है वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट। क्या होता है, फ्रंट होता है एयर मास, एयर मास होता है फ्रंट। पहले आप ये जान लीजिए। जो ऊपर होता है पोलर, पोलर सबसे ऊपर होता है। आपको पता है ऐसे हमारे होते हैं, पोलर एयर मास जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। तो हाँ, पोलर एयर मास जो है वो ठंडी हवा को नीचे लेके आता है। पोलर एयर मास जो है वो ठंडी हवा को नीचे लेके जाएगा। और नीचे जो हमारे ट्रॉपिकल वाले हैं वो वार्म होते हैं, तो ट्रॉपिकल वाले वार्म हवा को ऊपर लेके जाएंगे। तो जब ये ठंडी हवा और गर्म हवा जब मिलेंगी किसी जगह पे तो उसे बोलते हैं हम फ्रंट। तो जहां मिलेंगी वहां दिक्कत क्या चीजें तो होगी, तो मिलेंगी कहां पे, मिड लैटिट्यूड्स में मिलेंगी। तो जब वार्म फ्रंट में क्या होता है, वार्म फ्रंट में जो गर्म हवा है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है। गर्म हवा बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है तो ऊपर चली जाती है। देखिए गर्म हवा अगर एग्रेसिव होगी तो कूलर एयर के ऊपर चली जाएगी, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड होगी। ये हॉरिजॉन्टली से बोलते हैं कि वार्म एयर है, वार्म फ्रंट है, तो वार्म ज्यादा वो बहुत ज्यादा खतरनाक चल रही होगी और वो एग्रेसिव होती है। और वार्म एयर जो कूल एयर के ऊपर चली जाती है इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म। तो यहाँ पे बहुत लो इंटेंसिटी से बारिश होती है, लो इंटेंसिटी से बारिश होती है। जो ओरोग्राफिक रेनफॉल है इसमें भी लो इंटेंसिटी से बारिश होती है, लो इंटेंसिटी से बारिश होती है, ध्यान रखिएगा। और फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन होती है, लॉन्गर ड्यूरेशन। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, कन्वेक्टिव में क्या होती है, हैवी रेनफॉल होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। ओरोग्राफी में क्या होती है, कम इंटेंसिटी से होती है लेकिन ज्यादा टाइम के लिए होती है। ऐसी वार्म फ्रंट और ये वाले फ्रंट सेम है। वार्म फ्रंट में भी लो इंटेंसिटी से बारिश होती है लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती है। कोल्ड फ्रंट में क्या होता है, कोल्ड वाली जो विंड्स हैं, जो ऊपर से पोलर से जो विंड आ रही है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं। इतनी एग्रेसिव होती हैं कि वो वार्म विंड्स को एकदम ऊपर उठा देती हैं। अब देखिए कोल्ड एयर जो है ऊपर से आ रही है, वार्म इतनी एग्रेसिव है कि वार्म एयर को एकदम इन्होंने ऊपर उठा दिया सडनली। अब सडनली उठाने के चक्कर में क्या हुआ, यहाँ एकदम से क्लाउड फॉर्मेशन होगा और बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी। कोल्ड फ्रंट कैसा होता है, इसकी तरह होता है,
कन्वेक्टिव की साइड, इसमें बहुत ज्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। तो कोल्ड फ्रंट जो है उसमें कन्वेक्टिव टाइप रेनफॉल होती है, और जो वार्म फ्रंट है उसमें ओरोग्राफिक टाइप रेनफॉल होती है। आपसे जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कहाँ हैवी होती है, कहाँ शॉर्ट होती है, कब लॉन्गर ड्यूरेशन होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। वैसे 3 टाइप के प्रेसिपिटेशन है। नहीं समझ में आएगा आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में। वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया, फिर भी किसी को ना समझ में आया तो बताइएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, ये याद कर लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये आ चुका है। ये टाइप्स ऑफ क्लाउड्स है, कौन से क्लाउड्स क्या बनाते हैं, ये भी मैं समझा सकता हूँ, लेकिन इसमें ऐसा कोई समझाने का है नहीं, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। तो मैंने पिक लगा दिया, इससे आप याद कर सकते हैं क्या क्या होते हैं। मैं इतना बता देता हूँ, जो स्ट्रेटस वाले क्लाउड होते हैं, ये स्ट्रेटस आपने नाम सुना होगा, ये लो क्लाउड्स होते हैं। स्ट्रेटस क्लाउड जो होंगे, जब सब स्ट्रेटस, ये सब लो क्लाउड्स होंगे। मिडिल क्लाउड्स के कैसे सिनोनिम होता है, मिडिल क्लाउड्स को बोलते हैं ऑल्टो। तो जितने भी ऑल्टो वाले होंगे, ऑल्टो वाले, वो सब मिडिल लैटिट्यूड्स, मिडिल क्लाउड्स होंगे। और जो भी सरो वाले होंगे, सरो साइरस वाले, हम कह सकते हैं साइरस वाले होंगे, वो हमारे हाई क्लाउड्स होंगे। तो स्ट्रेटस कहीं लिख के आता है तो वो लो क्लाउड्स होते हैं, ऑल्टो कहीं लिख के आता है तो मिडिल क्लाउड्स होते हैं, और साइरस कहीं लिख के आता है तो हाई क्लाउड्स होते हैं। अब आपको पता करना पड़ेगा इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे साइरो स्ट्रेटस है क्लाउड, तो वो हेलो बनाता है अराउंड सन, सन के अराउंड हेलो बनाता है। तो यही क्वेश्चन होता है कि कौन सा क्लाउड जो है वो हेलो बनाता है अराउंड सन, तो आपको पता होना चाहिए साइरो स्ट्रेटस क्लाउड है। कौन सा क्लाउड मैकेरल स्काई बनाता है, तो साइरो क्यूमुलस क्लाउड है। आज का क्वेश्चन यही है, कौन सा क्लाउड मेयर्स टेल्स बनाता है। मेयर्स टेल करके वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। मेयर्स टेल कौन सा क्लाउड बनाता है, आज उसका नाम बताएंगे आप मेरे को। ये क्यूमुलो नंबर्स क्लाउड जो होता है सबसे ज्यादा बारिश करता है, सबसे ज्यादा हैवी रेनफॉल और स्टॉर्म वगैरह यही लेके आता है। ये आप देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा किसी बच्चे को, कि किसी को इस चीज़ में दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं इसके लिए डिटेल कल 5 या 10 मिनट में आपको अच्छे से समझा दूंगा, जैसे आज मैंने प्रेसिपिटेशन समझाया। किसी को ना आए बाई चांस तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ ये आपके एससी के लिए मैं बता रहा हूँ, इंडिया इज कैपेबल ऑफ गेटिंग बैक टू 7% ग्रोथ। अभी आपको पता है प्रॉब्लम कहाँ है, बस आप समझ लीजिए अपने वर्ड्स में, आप इतने कॉपी में नोट्स करिएगा जो मैं यहाँ हिंदी में समझा रहा हूँ। सबसे पहले, हाउ वुड यू कैरेक्टराइज द फॉल इन ग्रोथ इन इंडिया ड्यू टू कोविड-19। जो हमारी फॉल हो गई है कोविड-19 के टाइम में ग्रोथ की, वो क्यों हुई है? वो मेनली जो हुई है वो हुई है हमारी सप्लाई साइड की वजह से। आप याद रखिएगा, जो हमारी जो अभी कोविड-19 की वजह से जो ग्रोथ कम हो रही है सप्लाई साइड, क्योंकि इंडिया ने एकदम बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया। ऐसा लॉकडाउन कहीं और कंट्रीज में नहीं लगा। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी वहाँ से वर्कर्स चले गए, फिर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बंद था तो उनको रिसोर्सेज की कमी हो गई, तो सप्लाई साइड शॉक हो गया। सप्लाई साइड क्या होता है कि हमारा सामान कुछ बन ही नहीं रहा, सप्लाई मतलब जहाँ से आ रही है, तो सप्लाई साइड की वजह से हमारी ग्रोथ बहुत डाउन हो गई। सबसे पहला रीजन तो यही है। फिर दूसरा क्या बोल रहे हैं, वाट मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी, अभी क्या इंडिया को करना चाहिए। ऐसा मैक 2 होता है, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक होता है, एक माइक्रो इकोनॉमिक होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे सरकार क्या करना चाहिए इन इंडिया, तो हमें फिजिकल एक्सपेंडिचर पे ध्यान देना चाहिए। आपको पता है फिजिकल और मॉनिटरी होता है, फिजिकल होता है सरकार जो कर रही है, मॉनिटरी जो होता है आरबीआई जो कर रही है। तो हमें फिजिकल एक्सपेंडिचर पे ध्यान देना चाहिए, हमें मेनली सब्सिडीज देनी चाहिए, इन काइंड ट्रांसफर देना चाहिए। एक वर्ड होता है आप ध्यान रखिएगा, इन काइंड ट्रांसफर। इन काइंड ट्रांसफर होता है सिंगल साइड ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, सब्सिडी को बोला जाता है, मतलब सरकार किसी भी चीज को दे और वापस ना मांगे। जैसे सब्सिडी है तो सब्सिडी जो है वो सरकार देती है, लेकिन फिर पब्लिक से इसके लिए कुछ मांगती थोड़ी है कि हमें कुछ दो, पैसा दो या कुछ दो। तो इन काइंड ट्रांसफर हम उसे कहते हैं सिंगल साइड पेमेंट को। कोई भी ऐसा ट्रांसफर जो सरकार करे सिंगल साइड से हो, मतलब आदान प्रदान ना हो, बस आदान ही आदान हो, तो उसको बोलते हैं हम इन काइंड ट्रांसफर। तो ज्यादा सरकार इन काइंड ट्रांसफर करे और ज्यादा फूड ट्रांसफर करे, क्योंकि फूड की कमी बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये 2 चीज करे, किसको, टू वल्नरेबल हाउस होल्ड, जो गरीब लोग हैं उनको। एक चीज तो ये, डू यू थिंक दैट दिस इज द राइट टाइम टू पुश फॉरवर्ड द कन्वर्जेशन ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। अभी ये सही टाइम है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को चलाया जाए। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम होता है कि कुछ पैसा सारे लोगों को मिले, ऑल इंडिया पे किसी भी लेवल पे हो, सबको एक मिनिमम अमाउंट बैलेंस मिले। तो ये सही टाइम है यूबीआई लाने का। तो कह रहे हैं कि नहीं, ये सही टाइम नहीं है यूबीआई लाने का। यूबीआई लाइए, लेकिन सबके लिए मत लाइए, केवल वल्नरेबल सेक्शन के लिए लाइए। जो गरीब तबका है, जो पुअर हाउस होल्ड है, उसको यूबीआई दे दीजिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ताकि उसको पैसा आए तो अपने हिसाब से उस पैसे को खर्च कर पाए, सरकार के अधीन ना रहे कि सरकार ये सब्सिडी देगी तभी मेरा फायदा होगा। यूबीआई का मेन फायदा यही है कि अगर लोगों के पास सीधा पैसा जा रहा है तो लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। तो वल्नरेबल पुअर सेक्शन को दे। गिवन द शार्प ड्रॉप इन एग्रेसिव डिमांड, डू यू थिंक दैट देयर इज पोटेंशियल फॉर डेफिसिट मोनेटाइजेशन बाय आरबीआई। अभी जो इतनी डिमांड कम हो रही है तो मोनेटाइजेशन करना चाहिए आरबीआई को। मोनेटाइजेशन ऑफ आरबीआई क्या होता है, आरबीआई क्या होता है, आरबीआई मोनेटाइजेशन में नोट्स छापती है।
नए नोट्स छापती है, और नोट्स अगर छापेगी तो इसको मार्केट में कैसे डालेगी? मार्केट में डालने के लिए वो जितनी भी बैंक्स होती हैं उनसे वो सिक्योरिटीज खरीद लेती है या बॉन्ड्स खरीद लेती है। बॉन्ड्स खरीदेगी तो आरबीआई को पैसा सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देना ही पड़ेगा। तो जैसे ही इनसे बॉन्ड्स खरीदेगी पब्लिक सेक्टर बैंक से और नए नोट्स छापेगी, फिर नोट्स चले जाएंगे पब्लिक सेक्टर बैंक पे, पब्लिक सेक्टर बैंक पे जाएंगे पैसे, तो वो मार्केट में लगी जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ डेब्ट, या लोन कोई लेगा तो मार्केट में पैसा पहुंच जाएगा। मोनेटाइजेशन ऑफ आरबीआई कुछ नहीं होता, यही होता है कि आरबीआई जो है नए नोट छापती है और मार्केट जो है वो मार्केट से बॉन्ड ले लेती है। अब मार्केट से बॉन्ड लेगी तो पेमेंट करना पड़ेगा आरबीआई को, तो आरबीआई पेमेंट के फॉर्म में जो नए नोट छापे हैं उसके फॉर्म में पेमेंट कर देती है। तो अब ये जरूरत है मोनेटाइजेशन ऑफ आरबीआई की, तो ये मना कर रहे हैं नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सरकार के पास ऑलरेडी बहुत सारी सेविंग पड़ी हुई है। व्हाट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर नेसेसरी, तो अभी क्या क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट में रफ कर देता हूँ यार, आपको समझ में नहीं आएगा वरना, सॉरी। हाँ, अभी क्या क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, तो अभी आपको पता है जैसे पिछले साल ये आप सब लिख सकते हैं कि हमने क्या क्या करा और क्या क्या चीजें। हमने सबसे पहले इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड लेके आए पिछले साल, फिर हमने नेशनल लेवल पे जीएसटी लेके आए, फिर हमारी वर्ल्ड बैंक की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, आपको पता है इतनी हमारी रैंकिंग शायद 63 हो गई, आई डेंट रिमेंबर 63 और 66, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, आप मेरे को क्लियर कर दीजिएगा भाई, गलती है, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है, मेरे को ध्यान नहीं है। तो शायद 63 या 66 है वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की, इनमें से कोई एक तो है कंफर्म। फिर अभी हमें क्या काम करना चाहिए, तो अभी हमें ध्यान देना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे, इस पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हम लेबर मार्केट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स पे। 3 चीज, एक तो लेबर मार्केट पे इसलिए क्योंकि आपको पता है बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो गया है लेबर्स के, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, लैंड रिफॉर्म्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी हमारे जो प्रीवियस चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे उन्होंने भी बोला था कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, इन्होंने 4 आर्ट्स बोले थे, आप ये कहीं भी लिख सकते हैं। 4 आर्ट्स कौन से बोले थे कि अभी जितने भी 4 आर हैं उनमें से 3 आर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, केवल 1 आर अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो 3 आर जो अच्छा काम कर रहे हैं वो कौन से हैं? रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रेस्ड एसेट्स, स्ट्रेस्ड एसेट्स बोलते हैं जो लोन वापस नहीं होता उसको स्ट्रेस्ड एसेट्स बोलते हैं। तो जितने भी लोन वापस नहीं हो रहे थे उनको सरकार रिकॉग्नाइज कर रही है, एक तो ये अच्छा काम कर रही है। दूसरा रिकैपिटलाइजेशन, अभी सरकार ने आपको पता है बहुत सारा पैसा जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को दिया है ताकि उनका जो भी उनके लोन वोन में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सब खत्म हो जाए, तो रिकैपिटलाइज कर दिया। तो एक तो अच्छा काम ये करा, एक तो इन्हें रिकॉग्नाइज कर लिया स्ट्रेस्ड एसेट्स को, फिर इन्होंने रिकैपिटलाइज कर दिया बैंक को, और एक और चीज इन्होंने करी आर से, सॉरी मैं मिस कर रहा हूँ क्या, हाँ, और रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क लाए फॉर आईबीसी। ये आपका डिटेल में मत जानिए इतना, बस ये शॉर्ट जान लीजिए, बस इतना ही काफी है। फिर ये लास्ट वाली चीज जान लीजिए, व्हेन यू थिंक ऑफ इंडिया, ये आप कहीं भी लिख सकते हैं। सबसे पहले इंडिया एज अ रिलेटिवली यंग पॉपुलेशन, इंडिया की बहुत सारी यंग पॉपुलेशन है, तो हमारे चांसेस ज्यादा हैं कि हम जल्दी से ग्रोथ पे आ जाएं। पहला रीजन तो ये लिख सकते हैं कि ग्रोथ पे लाने का क्या है कि हमारे यहाँ रिलेटिवली यंग पॉपुलेशन है। दूसरा, हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल अच्छा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट अच्छा है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमारे ज्यादा अच्छे हैं। तो जो भी मैंने यहाँ पे बताया आप उसको मुश्किल से मुश्किल 6 या 7 या 8 लाइन में लिख सकते हैं। उसका फायदा आपको ये होगा, ये 6, 7, 8 लाइन का आप कहीं पे भी बॉडी में ये चीज यूज कर सकते हैं। अगर बॉडी में आप ये 8 लाइन लिखते हैं तो आपका आधे से ज्यादा आंसर यहीं तैयार हो जाएगा। तो कोई भी अगर गवर्नमेंट से इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल आता है कि इंडिया की ग्रोथ कैसे बढ़नी चाहिए, उसमें आप ये सारे पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, इंडिया ओनर्स वैक्सीन टू बांग्लादेश ऑन प्रायोरिटी। अब इंडिया कह रहा है कि जैसे हमारी वैक्सीन बनेगी तो हम बांग्लादेश को देंगे ऑन प्रायोरिटी बेसिस। एक तो ये चीज जानने वाली थी। दूसरा इसमें जिक्र हुआ है कि अभी जो रोहिंग्या क्राइसिस आपको पता है, तो बहुत सारे रोहिंग्या जो है वो चितगोंग हिल्स जो बांग्लादेश है वहां पर रेफ्यूजी हो गए। तो अभी बांग्लादेश गवर्नमेंट इंडिया से कह रही है कि आपको सीट मिल गई है यूएनएससी में एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। आप सबको पता है कि यूएनएससी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर के फॉर्म में सीट मिली है। तो बांग्लादेश इंडिया से कह रहा है कि आप हमारा समर्थन करिए क्योंकि आप यूएनएससी में आप मतलब मेंबर हैं, तो आप हमारा साथ दे सकते हैं। तो हमें जानना है यूएनएससी क्या है। तो यूएनएससी में सबसे पहले तो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसकी प्राइमरी रोल क्या है? एक तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है। और जितने भी डिसीजन है वो सब ऑब्लिगेशन होते हैं या मैंडेटरी होते हैं। किन पे होते हैं? जो नेशन इसमें जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्ड नेशंस पे इसके सारे डिसीजन जो है वो मैंडेटरी हैं ऑन मेंबर्स नेशन। फिर इसमें टोटल जो सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, P5 जिन्हें बोलते हैं, इनके पास वीटो पावर होती है। 5 वालों के पास वीटो होती है, 10 जो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, यहाँ लिख रहा है इनके पास वीटो पावर नहीं होती। अभी इंडिया भी जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर के लिए चुना गया है। नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए चुने जाते हैं, एक चीज ये ध्यान रखिएगा। और नॉन परमानेंट मेंबर में जो हेड होता है, हेड जो हर मंथली चेंज होता है, हर मंथली
एक महीने के लिए इंडिया बन जाएगा, एक महीने के लिए कोई और बन जाएगा, एक महीने के लिए कोई और बन जाएगा, तो हर मंथली चेंज होते हैं इनके हेड, ये और चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। 2 साल के लिए यूएनएससी की नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिलती है, बस इसमें और कुछ जानने वाली बात नहीं है। हाँ, एक और चीज़, अभी तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट पे, तीस्ता वाटर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो बांग्लादेश और चाइना मिलकर बना रहे थे, एक चीज़ ये आप ध्यान रख सकते हैं, बस इसमें और कुछ नहीं जानना। सो द नेक्स्ट न्यूज़, यूएई ने कनेक्ट कर दिया फर्स्ट अरब न्यूक्लियर प्लांट टू पावर ग्रिड। तो बस आपको नाम याद रखना है, बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट, बराका न्यूयॉर्क पावर प्लांट कहाँ का, यूएई का पावर प्लांट है, उसको कनेक्ट कर दिया। बराका न्यूक्लियर प्लांट है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो मैं पहले से फॉलो कर रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, जीएसटी काउंसिल अब मीट करेगी अगस्त 27, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नई आपने लक्ष्मीकांत खरीदी है तो उसमें जीएसटी काउंसिल का एक नया अलग ही चैप्टर उन्होंने दिया है, नई लक्ष्मीकांत 5th या 6th एडिशन वाले में दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी काउंसिल, क्योंकि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई है। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किस आर्टिकल में लिखी गई है, 279A में लिखी गई है, किस अमेंडमेंट के थ्रू आई है, तो 101st अमेंडमेंट के थ्रू जीएसटी को बनाया गया। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जीएसटी काउंसिल जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किस आर्टिकल में आती है, 279A में आती है। इसको हेड कौन करता है, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके हेड होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। जो मिनिस्टर होते हैं अदर स्टेट से फाइनेंस से, वो इसके मेंबर होते हैं। वाइस चेयरमैन कौन होता है, जो अदर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनमें से कोई एक जो होगा वो इसका वाइस चेयरमैन होगा। मेंबर्स कौन होते हैं, स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो सब इसके मेंबर्स होते हैं। जितने भी फाइनेंस से लोग हैं वो सब इसके मेंबर्स हैं। चेयर करेगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, बाकी जितने स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो सब इसके मेंबर्स होते हैं, और उनमें से कोई एक जो होता है वो वाइस चेयरमैन बन जाता है। सिंपल बात ये है। इट इज कंसिडर्ड एज अ फेडरल बॉडी। फेडरल बॉडी क्या होती है, एक होती है फेडरल, एक होती है यूनाइटरी। फेडरल होती है जिसमें सेंट्रल और स्टेट का बराबर का रोल होता है, और यूनाइटरी कौन सी होती है, जिसमें केवल सेंटर का रोल होता है, स्टेट का कोई रोल नहीं होता। तो एक पार्लियामेंट में चैप्टर भी है पूरा सेंट्रल और फेडरल लेवल के लिए, तो आप उसको देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उससे कि बताइए कौन सा फेडरल रोल है, कौन सा सेंट्रल रोल है। जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल बॉडी है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल है, जो बाई कैमरलिज्म है वो हमारा फेडरल है, और जो हमारा अगर मान के चलिए यूनिटरी है, तो यूनिटरी में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ जुडिशरी, सिंगल सिटीजनशिप, और ऐसे भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, और ये सब हमारे जो हैं ये हमारे यूनिटरी में आ जाते हैं। तो एक पूरी लिस्ट है फेडरल और यूनिटरी की, लक्ष्मीकांत में दे रखी है, देख लीजिएगा आपको सब मिल रही है कि नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं बता दूंगा कौन से चैप्टर में। एवरी डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जितने भी डिसीजन है वो कैसे लिए जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, और लास्ट वाला वो लिए जाएंगे 2 वोटिंग के आधार पे। देखिए 1/3 वोट होना चाहिए सेंटर का, और 2/3 वोट का जो दिया है वो काउंसिल मतलब स्टेट को दिया है। तो स्टेट के पास ज्यादा पावर है, क्योंकि स्टेट के ज्यादा भी हैं, तो 2/3 पावर जो है वो स्टेट के पास है, 1/3 पावर जो है वो सेंटर के पास है। डिसीजन लिया जाएगा जब कम से कम 3/4 मेंबर वोट कर देंगे, मतलब कम से कम 75% अगर किसी चीज के लिए वोट होगा तभी वो चीज पास होगी, वरना वो चीज पास नहीं होगी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है। शॉर्ट में जितने मैंने पॉइंट लिखे हैं बस इतना ही जानिएगा। अगर आप बुक से जाएंगे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है बुक में, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज आर ओवर। कल का क्वेश्चन यही था, टाइगर सेंसस था, सबने आंसर दिया था। एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, WI वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हर 4 साल में बनाता है। तो वेरी गुड जिन लोगों ने आंसर दिया। आज का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, मेयर्स टेल किस क्लाउड में बनती है। मुझे पता है बहुत लोग आंसर नहीं देने वाले हैं। अरे यार आप गूगल कर सकते हो, सबसे बेस्ट। आपको गूगल का यूज़ क्यों नहीं करते हो, आप यूट्यूब तो देखते ही हो, उसी समय आप एक गूगल कर लीजिए, 1 मिनट नहीं लगेगा आपको आंसर मिल जाएगा। और जो आप गूगल करेंगे गारंटी दीजिए आपको वही ध्यान रहेगा। एग्जाम में हमें ध्यान आ जाता है जो चीज़ हम गूगल करते हैं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज थोड़ा लेक्चर शायद लेट हो गया होगा एक्चुअली मेरा गला ही सही नहीं होके दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सो कोई बात नहीं, प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। जो भी नए लोग हैं सब्सक्राइब करेंगे, और प्लीज़ कमेंट करा करिए यार, अच्छा लगता है कमेंट करेंगे तो आप। और कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर।